आज से शुरू होने वाला है। रांची सहित 48 नगर निकाय में चुनाव होने और सभी निकाय में नामांकन आज से शुरू हो जाएगा। 4 फरवरी तक प्रत्याशी नामांकन कर पाएंगे। 5 फरवरी को स्क्रूटनी होगी, 6 फरवरी को नाम वापसी की तारीख है और 7 फरवरी को सिंबल का आवंटन किया जाएगा। 23 फरवरी को वोटिंग होनी है और 27 फरवरी को मतगणना, यानी परिणाम 27 फरवरी को सामने आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए नामांकन की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत आज से ही। नगर निकाय चुनाव को लेकर रांची समेत राज्य भर में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। लेकिन आचार संहिता लागू होने के बावजूद रांची में आचार संहिता के उल्लंघन की तस्वीर सामने आ रही है, जहां सार्वजनिक जगहों पर कई लोगों ने अपने चुनावी पोस्टर लगाए हुए हैं। झारखंड में निकाय चुनाव की घोषणा हो गई, लेकिन आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की तस्वीर भी राजधानी रांची से देखने को मिल रही है। कल निकाय चुनाव की घोषणा हुई। नियमतः जब तक नामांकन नहीं दर्ज कर लिया जाता तब तक किसी को चुनाव प्रचार नहीं करना है। लेकिन राजधानी रांची के रईसाई इलाके में आप देखिए, बरियातू का ये इलाका है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को किस तरीके से यहाँ उल्लंघन किया जा रहा, उसकी ये जीती जागती तस्वीर है कि नगर निकाय चुनाव की घोषणा के बाद जब आपको चुनाव प्रचार की इजाजत अभी नहीं है तो भी आपको वार्ड नंबर 4 में इस तरीके की तस्वीर देखने को मिल जाएगी, जहां वार्ड पार्षद प्रत्याशी के रूप में आपको यहां पोस्टर में नाम भी दिख जाएगा कि राजकुमार यादव वार्ड पार्षद के प्रत्याशी के तौर पर हैं। अगर चुनाव के नियमों की माने तो जब चुनाव की घोषणा हुई है तो 23 से लेकर 27 तक, यानी 23 तारीख को वोटिंग और 27 तारीख को जो रिजल्ट है वो आना है। इस बीच अगर चुनाव प्रचार की बात करें तो नामांकन दर्ज होने के बाद जो चुनाव प्रचार की प्रक्रिया है वो प्रारंभ होगी। कल स्पष्टता के साथ जो चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने कहा था, राज्य चुनाव आयुक्त अलका तिवारी ने, कि आज से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट झारखंड में लागू हो गया है, यानी इस दौरान आप चुनावी प्रचार नहीं कर सकते हैं जब तक कि नामांकन नहीं हो जाता। और यहां नामांकन से पहले ही आपको चुनावी प्रचार की तस्वीरें राजधानी रांची में देखने को मिलती है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। और अब बात करते हैं सारंडा में मची भगदड़ की। एक समय था जब जंगलों में नक्सलियों का राज चलता था। उनके कैंप सालों साल स्थायी यहां रहते थे, जहां जन अदालत तक लगती थी। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। जंगलों में भगदड़ मची हुई है और कभी खुद को जंगल का राजा समझने वाले नक्सली अब रनिंग कैंप में शिफ्ट हो गए हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सारंडा जंगल में अंतिम जंग, नक्सलियों का होगा वाइंड अप। झारखंड पुलिस ने कसी कमर। ये वही तारीख है जिस दिन सारंडा जंगल में नक्सल इतिहास का सबसे बड़ा एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर में एक साथ 17 नक्सली मारे गए। मारे गए नक्सलियों में 1 करोड़ रुपए का इनामी अनल उर्फ पतिराम मांझी भी शामिल था। नक्सलियों के लिए सबसे सुरक्षित माने जाने वाले सारंडा जंगल में हुए इस एनकाउंटर के बाद जंगल में भगदड़ की स्थिति बन गई है। इसके चलते आज का दिनों में नक्सली ने एक जगह पर लगातार, मान लीजिए 10 दिन 15 दिन उस तरह का नहीं रह पाते हैं, तो इधर से उधर मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरा जगह पर मूवमेंट करके चले जाते हैं। हमारा मकसद ये रहता है कि उनको डिस्टर्ब करें, उनको कोशिश करें न्यूट्रलाइज करने के लिए। इसी प्रयास में है, इसलिए उनको एक जगह पर नहीं रहने दिया जाता है। हम लोग आंकड़ों के अनुसार सारंडा में अभी भी 50 से 55 नक्सली सक्रिय हैं, जिनमें 2 पर 1-1 करोड़ रुपए का इनाम है। बचे हुए नक्सली अब सुरक्षा बलों के रडार में आने से बचने के लिए रनिंग कैंप में शिफ्ट हो रहे हैं। वो अब बिहड़ों में कैंप तो लगा रहे हैं, लेकिन कैंप केवल रात भर ही टिक पाता है। सुबह होते ही नक्सली अपना बोरिया बिस्तर बांधकर दूसरे ठिकानों की ओर बढ़ जाते हैं, ताकि किसी तरह से सुरक्षा बलों की नजर से बच सके। और इसके लिए उन्होंने रनिंग कैंप की व्यवस्था अपनाई है, जिसमें वो अपना सारा सामान साथ लेकर घूमते हैं और हर दिन ठिकाना बदल रहे हैं।
नक्सली मारा गए हैं। ये भी ऐसे है कि जहाँ वो लोग पहले थे उस जगह से हम लोग उनको उधर से हटा दिया गया था। उन्होंने दूसरा जगह पर आए तो हम लोग को सूचना मिला है, उसी आधार पर हमने ऑपरेशन कर दिया। भले ही नक्सली सारंडा में रनिंग कैंप में शिफ्ट हो गए हों, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब वो बहुत मजबूत थे। सारंडा में नक्सलियों ने न सिर्फ स्थायी कैंप बनाए थे, बल्कि अंडरग्राउंड बंकर भी तैयार किए थे। घने जंगलों और बीहड़ों को नक्सलियों का सबसे सुरक्षित इलाका क्यों कहा जाता था, ये बात अब खुलकर सामने आ रही है। जैसे जैसे सुरक्षा बल जंगल के अंदर घुस रहे हैं, नक्सलियों की रहस्यमयी दुनिया बाहर आ रही है। नक्सलियों ने युद्ध जैसी रणनीति के तहत जंगल में मजबूत संरचनाएं तैयार की थी, जिनके बल पर उन्होंने दशकों तक आतंक मचाया। केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए डेडलाइन के मद्देनजर झारखंड पुलिस नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान चला रही है और झारखंड में नक्सलियों के अंतिम गढ़ पर अंतिम कील ठोकने में जुटी है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। अब बात करते हैं झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की, जहां नर्स के साथ मारपीट मामले ने तूल पकड़ लिया है। घटना को लेकर मेडिकल स्टाफ में आक्रोश है। रिम्स डायरेक्टर से मिलकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं रिम्स में बार बार हो रही ऐसी घटनाएं स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। अस्पताल के बाहर हंगामा करते नर्सिंग स्टाफ। ये तस्वीरें हैं झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की, जहां एक बार फिर स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। नर्स से मारपीट और बदसलूकी को लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। सैकड़ों की संख्या में नर्सिंग स्टाफ अपनी मांगों को लेकर रिम्स डायरेक्टर के चैम्बर के सामने पहुंच गए और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जानकारी के मुताबिक मेडिसिन वार्ड में 27 जनवरी शाम 4 बजे मरीज हबीब अंसारी के अटेंडेंट ने नर्स के साथ मारपीट की थी, जिससे नाराज नर्स आर पार के मूड में दिख रही है। नर्स का आरोप है कि मंत्री इरफान अंसारी का नाम लेकर रिम्स में लोग धमकी देते हैं और गाली गलौज करते हैं। आरोप है कि मरीज के अटेंडेंट खुद को कांग्रेस का नेता बता रहे थे। इसकी शिकायत रिम्स प्रबंधन से किए जाने पर उन्हें ही डांटा जाता है। हमेशा वो पेशेंट पार्टी की इरफान अंसारी के हम जो हैं सर के हम बेटा हैं, भतीजा हैं, नॉन है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको सस्पेंड करवा देंगे। हमेशा ऐसे ही ये लोग पेशेंट पार्टी बोलते रहते हैं। कभी कभार तो 1:30 बजे रात को ड्रिंक करके आके ऐसे बोलते हैं भाई कि मेरा पेपर दो, जबकि बीएसटी हमेशा गवर्नमेंट का कागजात है। और फिर जैसे मैं बाहर निकलने के लिए आई तो वो मुझे पीछे से धक्का दी और उनके साथ जो अटेंडेंट भी थे वो भी वीडियो बना रहे थे। उनको भी जब मैंने मना करने के लिए गए तो वो मुझे पीछे से धक्का देके मेरे बाल को खींचने लगी, मेरे यूनिफॉर्म को खींचने लगी। रिम्स डायरेक्टर ने मामले में संज्ञान लेते हुए घटना को अशोभनीय बताया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। कि कोई आके हमारे स्टाफ को मारे या डॉक्टर को मारे, डॉक्टर या स्टाफ यहाँ मार खाने के लिए नहीं है। उसकी सारी फुटेज अवेलेबल है और उस पे पूरी तरह से कार्रवाई होगी। वहीं नर्सिंग यूनियन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो एक बार फिर से आंदोलन करेंगे। लेकिन रिम्स में बार बार हो रही ऐसी घटनाएं राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। और बिहार के कटिहार से बड़ी खबर, जहां नदी के किनारे गड्ढे से किशोर का शव बरामद किया गया। घटना समेली प्रखंड के चांदपुर कोसी नदी के किनारे की है। किशोर की पहचान अमरा ऋषि के रूप में की गई है। मृतक की मामी ने आरोप लगाया है कि किसी ने जहर देकर उसकी हत्या की। परिजनों ने पड़ोस के ही एक दंपत्ति पर जहर देकर हत्या और शव को छिपाने के लिए नदी के किनारे दफनाने का आरोप लगाया। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पोठिया थाने में मामला दर्ज कर पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। यहाँ घर कहाँ है इसका? एकरा घर से यहाँ टिकापट्टी, हमरा घर से छुहार। कता उम्र है? एकरा उम्र होता 15 साल और कितना होता। क्या घटना कैसे मारी के जान? एकरा जहर खिला के मार के पति पत्नी मिली दोनों जीवन। कारण रहे एकरा लड़का लड़की जे छले एकरा साथ रहे 5-6 महीना के रहे यहाँ एकरा गामर लोग बोलले जना तो उन्हें हम कहे।
शेखपुरा में चौंकाने वाली घटना सामने आई है। ट्रेन में यात्रा के दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति को मृत समझ लिया गया। जीआरपी पुलिस ने इसकी सूचना सदर अस्पताल को दी, जिसके बाद शव वाहन रेलवे स्टेशन पहुंचा और ट्रेन कुछ देर तक खड़ी रही। इसी दौरान मृत बताए गए बुजुर्ग में अचानक हलचल दिखी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। तत्काल बुजुर्ग को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। होश में आने पर बुजुर्ग ने अपना नाम सातू सिंह बताया है। घटना की जानकारी परिजनों को दे दी गई। मृत समझे गए व्यक्ति के जीवित निकलने की यह घटना पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। गया में वो बॉडी पड़ा हुआ है जो उसको उतार लेना है, तो हम गए गाड़ी लेके अपना साथ वाहन, तो देखे वहाँ जिंदे था। वहाँ जिंदा देखे या अस्पताल में आने के बाद? मैं वहीं देखे जिंदे था। अच्छा, तो अस्पताल हम ले आए उसको, अभी इलाज पानी उनी लगा रहा डॉक्टर साहब। अब बच जाएगा बेचारा। ऐसे घर बता रहा है कसार और नाम बता रहा है सातो सिंह की, कौन सी सीतो सिंह नाम बता रहा है। कितना देर ट्रेन स्टेशन पर खड़ी रही होगी? लगभग वही 15-20 मिनट स्टेशन पर ट्रेन खड़ा रहा। भागलपुर के लोग 11 साल से सुल्तानगंज अगुवानी पुल बनने का इंतजार ही कर रहे हैं। निर्माण शुरू होने के बाद से 11 साल पूरे हो चुके हैं। 12 से ज्यादा डेडलाइन अब तक फेल हो चुकी है। 2022 से 2024 तक लगातार 3 दफे पुल का स्ट्रक्चर ध्वस्त होने के बाद से आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञों की तरफ से लगातार इसकी जांच की गई। कई दफे अधिकारियों ने निरीक्षण तक किया। 3.5 किलोमीटर के गंगा क्षेत्र के हिस्से में 1 किलोमीटर लगभग निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। उसमें बात हुई कि अब स्टील से काम होगा इधर, और उसको 18 महीना में पूरा करने की बात हुई। उसमें भी हमने मुख्यमंत्री से बात किया कि सर उस पुल की बहुत आवश्यकता है। अगर गलती किया है कंपनी, तो कंपनी को आप फांसी दे दीजिए, हमको मतलब नहीं है, लेकिन पुल का बनना रुकिए नहीं। पुल के बनने से नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार का जुड़ा होगा। और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में एक है अगवानी से सुल्तानगंज को जोड़ने वाला ये पुल, और इस पुल का निर्माण जो है 2015 में जो है शुरू किया गया था। लेकिन इस पुल की कहानी है कि 3 बार जो है निर्माण होने के दौरान ही यह गिर चुका है, और जिसके बाद जो है अब आईआईटी रुड़की जो है इसकी डिजाइन एक बार फिर से जांच कर रही है, और उसके डिजाइन की स्वीकृति होने के बाद इसका निर्माण शुरू होगा। तक जो है इसका निर्माण कर लिया जाएगा। 3.5 किलोमीटर गंगा के ऊपर ये पुल बनना है, और लगातार जो है 3 बार गिरने के बाद जो है अब एक बार फिर से जो है आईआईटी रुड़की जो है इसका जो है मैप तैयार कर रहा है, डिजाइन तैयार कर रहा है। यहाँ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कितना परेशानी है 2015 से? देखिए ये सुल्तानगंज अगवानी पुल बन जाने के बाद जो है कि उत्तरी और दक्षिणी बिहार के लोगों को आवागमन में बहुत सहूलियत होगी। तो आप देख सकते हैं कि कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट जो है 2027 में पूरी होने की संभावना जताई जा रही है। अब देखना है कि कब तक ये पूरा होता है और आम लोगों को इस पुल से राहत मिलती है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। जम्मू में बरहट इलाके का एक किसान दक्षिण अफ्रीका और स्कॉटलैंड में होने वाला काला आलू की खेती कर चर्चा में बना है। औषधीय गुणों वाले काले आलू का उपयोग कई बीमारियों के उपचार में भी होता है। बाजार में सामान्य आलू से कई गुना महंगा और कीमती होता है। काला आलू इम्यूनिटी बूस्टर और अधिक एंटीऑक्सीडेंट वाला होता है। औषधीय गुणों के कारण ही कटौना गांव के किसान योगेंद्र पंडित ने प्रयोग के लिए पहली बार अपने खेत में काला आलू लगाया। अच्छी फसल को देख किसान ने इसे और बड़े पैमाने पर लगाने की योजना बना रखी है। काला आलू की खेती का जायजा लिया संवाददाता केसी कुंदन ने। जमुई जिले के बरहट प्रखंड के कटौना गांव का एक किसान योगेंद्र पंडित अपने खेत में काले आलू का फसल लगाया है और फसल भी अच्छी हुई है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे जो काला आलू का फसल, और बताया जाता है कि यह औषधीय आलू होता है, मतलब मेडिसिनल पोटैटो। ये ब्लैक पोटैटो है और यह बताया जाता है कि मेडिसिनल पोटैटो, औषधीय आलू बोला जाता है। और देख सकते हैं इनके खेतों से जो आलू निकला है, काला आलू, उसकी तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। और यहाँ देख सकते हैं कि जो फसल निकाला जा रहा है उसका कुछ यहाँ पर आलू है। अच्छा, ये है क्या? ये काला आलू है सर। काला आलू है? काला आलू है। अच्छा, इसकी खेती आपने पहली बार किया? जी, इसकी खेती हम पहले बार किए हैं। क्या सोच कर किया? ये सोच के किए थे सर, इसमें जो है बहुत लोग बोले हैं, कुछ जो है जानकार लोग,
कि काला आलू में जो है औषधीय गुण जो है विभिन्न तत्व इसमें पाया जाता है। ये सोच के औषधीय के तत्व सोच के जो है ये काला आलू का खेती हम सर शुरुआती दौर में टेस्ट करने के लिए हम किए हैं। सामान्य आलू से इसकी कीमत क्या है? सामान्य आलू तो इसमें इसका दुगना तिगुना कीमत होता है सर। जो जनरल आलू हम लोग की तरफ है उससे इसका अधिक रेट है सर। आपने प्रयोग किया है इस बार लगा? जी, इस बार हम टेस्ट किए हैं। फसल कैसे हुई? फसल ठीक हुआ है सर। अगला बार से हम इसको जो है ज्यादा मात्रा में लगाने का काम करेंगे। तो योजना क्या? हमारा योजना यही 8-10 कट्ठा हम जो है अगला बार इसको लगाने का काम करेंगे सर अगली बार जी, क्योंकि इसमें औषधीय गुण बहुत काफी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये सोचते हैं। बताया जाता है कि इम्यूनिटी बूस्टर भी इसको बोला जाता है और यही कारण है कि इसकी मांग ज़्यादा होती है और बहुत सारे किसान अब इसे लगाने की बात कह रहे हैं, जैसा कि इस किसान का कहना है। और जैसा कि इनके हाथों में देख सकते हैं कि बेहतर फसल हुआ है और इनका सीधे तौर पर कहना है कि अगली बार जब लगाऊंगा तो और ज़्यादा जगह पे लगाऊंगा कि ज़्यादा मुनाफा हो और ज़्यादा फायदा हो। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और अगली खबर कटिहार से, जहां जिले में नीति आयोग के संपूर्णता अभियान 2.0 की विधिवत शुरुआत कर दी गई। अभियान का शुभारंभ सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद, जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी, डीटीसी अमित कुमार और एसडीएम प्रद्युम्न सिंह यादव ने संयुक्त रूप से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया। ये अभियान 28 जनवरी से 14 अप्रैल तक चलेगा। भी हम लोगों ने इस बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है और इन सारे जो इंडिकेटर्स हैं, चाहे आकांक्षी जिला के लिए हों या आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम के लिए हैं, हम लोग इसको समय से पहले ही अचीव करने की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। इसमें हम लोग सारे जो लोगों को भी साथ लेके चलना है, पीपल पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना है। इसलिए जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको भी साथ में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है ताकि लोगों के बीच जागरूकता रहे और मिल करके इंडिकेटर्स को पूरा किया जा सके। पूरी टीम के लिए हम लोगों ने रिव्यू की स्ट्रैटेजी, टाइमली इंटरवेंशन की स्ट्रैटेजी सारी बना ली है। समस्तीपुर के बैंक कर्मियों ने 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की। कर्मी 5 डे वर्किंग वीक लागू करने की मांग कर रहे हैं। हड़ताल के कारण जिले के सभी प्रमुख बैंकों के कक्षों में ताले लटके हुए हैं और ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं में बाधा का सामना करना पड़ा। बैंक कर्मियों ने बताया कि यह हड़ताल सांकेतिक है और उनका उद्देश्य सरकार को उनकी मांगों की गंभीरता का एहसास कराना है। जी, आप तमाम बैंक कर्मी आज हड़ताल पे बैठे हुए, क्या कुछ मांग है आप लोगों? सर, हमारा एक ही मांग है आज का हड़ताल में सर, 5 डेज बैंक है। ये हमारा 2 साल पुराना डिमांड है सर। वेज रिवीजन में इस पर साइन भी कर दिया गया था, लेकिन अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। बार बार सर टाल दिया जाता है। इसका हड़ताल एक सांकेतिक हड़ताल है हम लोगों का 5 डे बैंकिंग को लेकर के, जिसको कि पिछले मीटिंग में ही हम लोगों का जो बाइपार्टाइट मीटिंग हुआ था उसी में इसको मान लिया गया था, लेकिन इसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया भारत सरकार के द्वारा। हम लोगों ने लगातार इसके लिए निरंतर प्रयास किया पिछले वर्षों में, लेकिन हमेशा इसको टाल दिया जाता है। अगली खबर पूर्णिया से, जहां प्रेक्षागृह में प्रमंडल स्तरीय उद्यान प्रदर्शनी सह प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह, सदर विधायक विजय खेमका और जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर चारों जिलों से आए किसानों के पुष्प, सब्जी और कृषि उत्पादन की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें कई आकर्षक फूल, सब्जियां, मखाना, मशरूम की प्रदर्शनी शामिल रही। इस मौके पर उत्कृष्ट उत्पादन के लिए प्रमंडल के करीब 150 किसानों को पुरस्कृत भी किया गया। प्रमंडल स्तरीय उद्यान प्रदर्शनी प्रतियोगिता का आयोजन होता है, उसी में इस वर्ष भी है 2026 में। और जो किसान फल, सब्जी या प्लांट सभी जो उत्पादन करते हैं वो यहाँ पर प्रदर्शनी लगाते हैं और उनको प्रोत्साहित किया जाता है। पूर्णिया प्रमंडल में जो उत्पाद हो रहा है, चाहे वो सब्जी का हो, चाहे वो फूल का हो, चाहे मखाना का हो, इन सारे क्षेत्रों में जो भी उत्पाद हो रहा है और उन्नत खेती के साथ हो रहा है, जो सरकार का संकल्प है, एनडीए सरकार ने, जो किसान और श्रमिकों की सरकार है, कैसे उसकी उपज और ऐसे जो उत्पादन है वो बेहतर हो और सरकार के द्वारा उनको बेहतर सुविधा मिले, इस दृष्टिकोण से आज यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रमंडल स्तरीय उद्यान की प्रदर्शनी जो है वो लगाई गई है। इसमें प्रमंडल के सभी जिला, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया से विभिन्न किसान यहाँ पर आज उपस्थित हैं
और उनके द्वारा प्रदर्शनी बहुत सारे चीज़ों की लगाई गई हैं। खबर रामगढ़ से, जहां 79 लाख रुपए साइबर फ्रॉड करने के आरोपी को महाराष्ट्र की ठाणे पुलिस ने रामगढ़ पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया है। 3 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के ठाणे में 79 लाख रुपए साइबर ठगी का मामला दर्ज किया गया था। महाराष्ट्र की ठाणे पुलिस मोबाइल लोकेशन ट्रैक करते हुए अकाउंट डिटेल के आधार पर रामगढ़ पहुंची और स्थानीय पुलिस के सहयोग से छापेमारी करते हुए आरोपी आशीष को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 15 लाख रुपए आरोपी के अकाउंट में होल्ड किए हुए हैं। एक साइबर फ्रॉड का मामला प्रतिबंधित हुआ था, जिसमें इन्फॉर्मेंट के साथ 79 लाख रुपए की ठगी साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा की गई थी। कांड के अनुसंधानकर्ता और महाराष्ट्र पुलिस की टीम लोकेशन ट्रैक करते हुए और अकाउंट डिटेल के आधार पर यहाँ के छापेमारी की। तो छापेमारी के क्रम में गुरु नानक मोहल्ला रामगढ़ से एक व्यक्ति जिसका नाम आशीष कुमार सिंह पिता नवीन कुमार सिंह है, जिसको कि डिटेन किया गया है और उसके अकाउंट में कुल 49 लाख रुपए की राशि आई थी, जिसे आशीष कुमार सिंह के द्वारा उसी दिन 35 लाख रुपए की राशि अन्य भिन्न खातों में ट्रांसफर की गई थी और 15 लाख रुपए की राशि को अनुसंधान के क्रम में होल्ड कराया गया है।